Welcome back, students. Again in my YouTube channel, we are studying chapter 6. Last part, it is the second part of this chapter. In first part, we studied about the new economic policy and liberalization. All the condition terms about the liberalization. In this part, we will study about privatization. So first of all, it is my humble request. Kindly subscribe my YouTube channel. Yes, let's start टुडेस टॉपिक प्राइवेटाइजेशन। जो हमारे पास न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था LPG, तो इसमें से लिबरलाइजेशन आपने पढ़ लिया है। नाउ प्राइवेटाइजेशन, एज द नेम इज प्राइवेटाइजेशन। तो इस नाम से हमें पता चलता है कि जो प्राइवेट जो सेक्टर था इसके रोल को इम्पोर्टेंस दी गई हमारे इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर 1991 अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी के अंडर था वहाँ प्राइवेट सेक्टर को लिमिटेड या रिस्ट्रिक्टेड रखा गया था। लाइसेंस वाले जो बैरियर थे, आपने देखा है कि लिबरलाइजेशन में लाइसेंस वाला या क्वेटा जो फिक्स था उसको हटाया गया। ये सारी चीज़ों को जब हटाया गया तो इससे प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ने लगा। इट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। तो कई बार जो गलत प्रचार करने वाले होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विपक्ष की पार्टियां हैं, वो अक्सर इसको किस तरीके से प्रचार करते हैं कि गवर्नमेंट तो इसको बेच रही है। इट इज़ नॉट अ सेलिंग, ये बेचना नहीं होता, इट इज़ अ प्राइवेटाइजेशन। कि अब गवर्नमेंट उस काम को नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट वो अपनी जिम्मेदारी प्राइवेट हैंड्स में देने वाली है। भी काम तो वैसे ही होगा, पब्लिक को जो सर्विसेज हैं वो वैसे ही मिलेंगी, बट गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल, क्योंकि गवर्नमेंट जो ऑफिसर हैं वो अपने काम में लापरवाही करते, करप्शन है, तो वो प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। लेट्स स्टार्ट। Privatization is the process of involving the private sector in ownership of operation of state owned enterprise। भाई जो स्टेट ओन और जो एंटरप्राइज थे, जो गवर्नमेंट का जिन पे ओनरशिप थी, अब उनको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कई तरीके से करती है, कई बार अपने वो शेयर बेच देती है, कई बार डायरेक्ट ओनरशिप दे देती है। इट इम्प्लाइज ग्रेजुअल विड्रॉवल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जैसा कि आपको पता है आजकल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में जो है रेलवे बचा है और एक एटॉमिक एनर्जी जो बचा हुआ है। इट मे हैपन इन टू वेज। पहला, आउटराइट सेल ऑफ द गवर्नमेंट एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। आउटराइट जो सेल है, टोटल सेल जो है उसको प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाए कि पहले काम गवर्नमेंट करती थी, अब प्राइवेट सेक्टर को पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो सेल कर दिया। सेकंड है विड्रॉवल ऑफ द गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स एंटरप्राइज। अब कुछ जो मिक्स एंटरप्राइज थे, मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के मिलजुल के जो काम चल रहा था, अब उसमें से गवर्नमेंट ने अपना हिस्सा हटा लिया और उसका टोटली प्राइवेटाइजेशन कर दिया। द एंटरप्राइज जॉइंटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ऐसे जो कुछ प्रोडक्शन यूनिट थे जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके चल रहे थे, वहाँ से गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को विड्रॉ कर लिया। तो ये दो तरीके थे प्राइवेटाइजेशन वाले, अपने पास दो मेथड हुए। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। इसी प्रोसेस को डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट इन कुछ सेक्टर में से जिनका प्राइवेटाइजेशन किया है वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट इज द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन है। सेकंड, इट ऑकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर कैपिटल ऑफ PSU, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो था, गवर्नमेंट का जो सेक्टर था उसके शेयर को बेच दिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू द प्राइवेट इन्वेस्टर, मतलब अपने हिस्से को प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट इज द सेम एज इन केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। जो प्राइवेटाइजेशन के आर्ग्यूमेंट्स हैं वही डिसइन्वेस्टमेंट के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ होते हैं, वही कारण होंगे, वही बहस के मुद्दे होंगे। नेक्स्ट, इट इज टेकन एज द रेमेडियल मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड मैनेजरल एफिशिएंसी। और गवर्नमेंट ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट के रहते वो जो सेक्टर था घाटे में जा रहा था, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए रेमेडियल मेजर, उसमें सुधार करने के लिए उसका प्राइवेटाइजेशन किया जाता है, एज वेल एज टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, ताकि हमारी इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन आ सके। वो जो सेक्टर गवर्नमेंट के
इन्वॉल्वमेंट के कारण कहीं ना कहीं उनका रोल फीका पड़ रहा था या उनकी एफिशिएंसी कमज़ोर हो रही थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स डिसइन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज्ड एज द मीन टू मैनेज फिस्कल डेफिसिट बाय द गवर्नमेंट। और फिस्कल डेफिसिट मतलब जो राजस्व घाटा होता है, अब गवर्नमेंट के एक बजट में क्या होता है, एक तो रेवेन्यू होता है और एक एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू उसके एक्सपेंडिचर से कम होता है, दिस इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो ये फिस्कल डेफिसिट जब होता है तो इसका मेजर रीज़न है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है, जो रिसिट्स हैं, वो कम हो रही हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे घाटे वाली यूनिट्स जो हैं उनको उनका प्राइवेटाइजेशन करके अपने फिस्कल डेफिसिट को भी कवर करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इन टर्म्स को आप खास ध्यान रखें, हमने नोट्स में इसको सही तरीके से लिखें, देन लर्न बाय हार्ट। नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, वाई डू वी नीड प्राइवेटाइजेशन, तो यहाँ भी पॉइंट सोचने पड़ेंगे। नीड फॉर जो प्राइवेटाइजेशन था वॉज फेल्ट मेनली बिकॉज ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSU। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था उसका पुअर परफॉर्मेंस रहा। भाई स्टार्टिंग में तो पब्लिक सेक्टर जो था उन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बाद में इसमें करप्शन जब से इन्वॉल्व हुआ तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के रोल पे क्वेश्चन मार्क लगा। तो उस कारण भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ गवर्नमेंट को देखना पड़ा, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। तो कुछ ऑब्जर्वेशन है। नंबर फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग सेकंड 5-year प्लान, आस्किंग अ की रोल ऑफ PSU। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन 1956 में स्टार्ट किया गया अंडर सेकंड 5-year प्लान, तो वहाँ मेजर रोल PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का था। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यस। तो यहाँ की रोल अपने पास PSU का था। सेकंड जो पॉइंट है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 क्लियरली अ कैटेगरियल stated the significance of PSU in the process of growth। ग्रोथ प्रोसेस में PSU का जो रोल था वो मेन था, एंड डेवलपमेंट, यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर में भी PSU का रोल मेन था। थर्ड, it is beyond doubt that it was through the spread of PSU that India could diversify its industrial base between the period 1951 to 91। अब 1951 से 1991 तक ये सोचा गया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से ही इंडस्ट्री में डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है। ये पॉइंट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पॉइंट कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव जो रखे गए वो टारगेट अचीव नहीं हुए इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी में। दैट इज़ वाई हमको प्राइवेटाइजेशन की तरफ 1991 पे जाना पड़ा। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट आता है, इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ द स्प्रेड ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट द इंडियन इकोनॉमी अंडरवेंट अ स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टार्टिंग में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था वहाँ इंडियन इकोनॉमी में स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि हम एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड थे अब सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की तरफ हम मुड़ने लगे थे। पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री एज देयर सोर्स ऑफ लिवलीहुड। अब कुछ लोग जो पहले खेती को अपना लिवलीहुड का सोर्स मानते थे अब वो इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ मुड़ने लगे, वहाँ इंडस्ट्री सेक्टर से अपना लिवलीहुड कमाने लगे। And there was a gradual increase in the percentage contribution of the industry to the GDP। और अंडर PSU स्टार्टिंग में GDP में जो इंडस्ट्री सेक्टर था उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ने लगा। Gave a नवरत्न 9 ज्वेल्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री। और अंडर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट की 9 बड़ी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। दे आर कॉल्ड नवरत्न ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें जो गेल, बेल, सेल ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। दीज आर द 9 मेजर इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट अंडर इनवर्ड लुकिंग, दे आर कॉल्ड नवरत्न ऑफ द गवर्नमेंट। beside a host of the mini रत्न, एंड 9 तो नवरत्न थे एंड 20 मिनी रत्न थे अप्रोक्सीमेट। तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। नंबर 5 पॉइंट, ग्रेजुअली मोस्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टर्न इनटू अ सोशल डेड वेट। अब यहाँ पे कहता मोस्ट पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है टर्न इनटू द सोशल डेड वेट। इनका सोशल जो वेट था वो डेड हो चुका था और सोशल लाइबिलिटीज इनकी कम थी।
माउंटिंग लॉस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बिकम अनसस्टेनेबल, और पब्लिक सेक्टर जो थे इनमें काफ़ी घाटा होने लगा था कि नाउ दे आर नॉट सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल नहीं थे, ये अनसस्टेनेबल हो चुके थे। दैट इज़ वाई अवर गवर्नमेंट नीड टू इम्प्लीमेंट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा क्योंकि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काफ़ी लॉस हुआ था गवर्नमेंट को। नंबर 6 जो पॉइंट है, लीकेज, पिल्फर्ज, inefficiency and corruption had become so rampant in public sector undertaking that their privatization was considered as the only remedy. अब under inward looking policy प्राइवेट सेक्टर में इतना करप्शन हो चुका था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कि अब प्राइवेटाइजेशन ही एक रेमेडी नजर आने लगा था। नंबर 7 पॉइंट, Accordingly, in the 1991, the government decided to phase out public enterprise by selling its equity to the private entrepreneur. अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था 1991 आते आते कि अब वो अपना हिस्सेदारी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सौंपने वाली है, उसको बेचने वाली है। प्राइवेटाइजेशन वॉज टू रिप्लेस पब्लिक ओनरशिप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एंटरप्राइज। अब प्राइवेटाइजेशन होने वाला था काफ़ी चीज़ों का जो पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आते थे, अब उनका अधिकार प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने वाला था। नंबर 8 पॉइंट आता है, हाउएवर इन द व्यू ऑफ देयर एफिशिएंस परफॉर्मेंस, तो अगर कहीं पब्लिक सेक्टर एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहा है, नवरत्न वर टू बी रिटेन्ड एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, क्योंकि नवरत्न जो थे बड़े इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के, ये अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो इसको गवर्नमेंट सेक्टर में ही रखा गया। इंडीड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विद अ व्यू टू एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इनको फंक्शनल फ्रीडम अपग्रेड करके इनको दिया गया। किसको? जो प्राइवेट सेक्टर था, ये पब्लिक सेक्टर था सॉरी, इसको थोड़ा फ्रीडम दिया गया अपग्रेड करके। दीज आर द 8th पॉइंट थे अपने पास। अब नवरत्न आते हैं अपने पास। जो नवरत्न थे इसको मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा, यू कैन सी द पिक्चर। या इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी है इसमें, भारत पेट्रोलियम ही है, ONGC है, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया का है, इंडियन ऑयल हो गया, NTPC हो गया, BHEL ये हो गया भेल, सेल, इसमें गेल भी एक आता है वो यहाँ शामिल नहीं है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये अपने पास नवरत्न है, ठीक। फिर जो महारत्न है, महारत्न इन 2009 द गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड acquiring महारत्न यूनिट्स स्टेटस। द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव अर्नड दिस स्टेटस इन इंक्लूड कोल है, इसमें कोल इंडिया लिमिटेड को यहाँ शामिल किया गया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आ गया, नेशनल थर्मल पावर हो गया NTPC का। नंबर 4 पॉइंट, ऑयल एंड नेचुरल गैस ONGC, स्टील अथॉरिटी हो गया, इसका शॉर्ट फॉर्म सेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल हो गया। ये सारी चीज़ें में LOC, इसका मतलब क्वाइट अ फ्यू इंडस्ट्रीज जो था और इसमें शामिल हुई। तो ये महारत्न हुए। मिनी रत्न जो है, रिसेंटली येट अनदर स्टेटस कॉल्ड मिनी रत्न। मिनी रत्न हैज़ बीन क्रिएटेड टू इनकरेज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, इनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। सो फार 75 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव बीन अवॉर्डेड मिनी रत्न। तो 75 जो ऐसी संस्थाएं थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इनको मिनी रत्न अवार्ड्स के स्टेटस से नवाजा गया। नवरत्न हैव ऑफर्ड बीन, नवरत्न जो थे हैव ऑफन बीन क्वेटेड बाय द गवर्नमेंट एज द एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ इन द इंडियन इकोनॉमी। जो नवरत्न रहे इनको इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ का एपिसेंटर माना गया। एंड इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट दीज एंटरप्राइज ब्रॉट अबाउट एन exemplary shift in the
कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द इकोनॉमी, और इनके जरिए जो हमारे कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक तरीके की क्रांति आई। दीज एंटरप्राइज सर्व्ड नॉट ओनली एज द सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट देने में ही इम्पोर्टेंट काम नहीं किया, बट ऑल्सो एज द इंफ्रास्ट्रक्चर बेस, तो इन्होंने पूरे हमारे इंडियन इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बदला। दैट इंक्लूड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द डाइवर्स एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये आप मिनी रत्न रत्न को समझ सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, ऑब्वियस गेन्स एंड इम्परेटिव लॉसेज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन से आपको क्या लॉस हुए, क्या गेन हुए, या गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट कह सकते हैं, इसको पढ़ते हैं। ऑब्वियस गेन्स, नंबर 1, प्राइवेटाइजेशन से होने वाले जो फायदे थे उनमें पहला है प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। प्राइवेटाइजेशन से सेल्फ इंटरेस्ट जैसी भावना को बढ़ावा मिला सोशल इंटरेस्ट से, क्योंकि जब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग था तो सोशल वेलफेयर जैसी चीज़ें बहुत ऊपर थी, उनको ज़्यादा महत्व दिया जाता था। प्राइवेटाइजेशन में सेल्फ गेन जैसी बातें हुई। When self-interest prevail, the entrepreneurial work with 100% commitment। तो जब सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है तो प्रोड्यूसर 100% कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, फुल एफिशिएंसी से, एंड एफिशिएंसी बिकम द कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। और वर्कर के लिए ये प्राइवेट सेक्टर में काम करना ये हो जाता है कि उनको फुल एफिशिएंसी से काम करना है, आउटपुट बेटर देन द बेस्ट देना है। जस्ट लाइक आई एम अ टीचर इन प्राइवेट स्कूल, सो मुझे 100% एफिशिएंसी से स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ता है। इफ माय रिजल्ट इज गुड देन आई कैन सर्वाइव इन प्राइवेट स्कूल। ये प्राइवेट जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, हाई प्रोडक्टिविटी इज द ओबीवियस रिजल्ट, या हाई प्रोडक्टिविटी एक रिजल्ट के रूप में आना चाहिए, तभी आपको एक अच्छा वर्कर माना जाएगा। अगर मेरा रिजल्ट है वो अच्छा रहता है बहुत ज़्यादा, तो मुझे एक अच्छा टीचर माना जाएगा। नंबर 2, प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट्स प्राइवेट एंटरप्राइज टू वर्क इन अ कंपेरेटिव एनवायरनमेंट। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो वर्कर्स हैं इनको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम करना है, कि अगर आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट देते हो देन कंज्यूमर विल कंपेयर योर प्रोडक्ट विद अदर कंपनीज प्रोडक्ट। इफ योर प्रोडक्ट इज गुड एंड प्राइस इज अफोर्डेबल देन द कंज्यूमर कैन गो, ये परचेज कर सकता है। सपोज करो बहुत अच्छी क्वालिटी है बट योर प्रोडक्ट इज़ वेरी कॉस्टली, तो कैसे पॉसिबल होगा। बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपटीशन, दोनों यहाँ वर्कर पे, ये कंपनी पे बना रहता है, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कंपटीशन है, और अगर आप इंपोर्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री में डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री से कंपटीशन रहता है। कंपटीशन इंक्लूड्स इंड्यूस्ड अपग्रेडिंग एंड मॉडर्नाइजेशन। अगर कंपटीशन होगा तो हर प्रोड्यूसर अपने प्लांट को अपग्रेड करने की कोशिश करेगा और मॉडर्नाइजेशन करेगा बाय इम्प्लीडिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसको पता है अदर कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। दीज आर द एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एसेंशियल कंडीशन है ग्रोथ और डेवलपमेंट की। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट गेन वाला। थर्ड, प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन जो है इंडस्ट्री का, प्रोडक्शन का बहुत जल्दी होता है। अनलाइक पीएसयू प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर जो एंटरप्राइज थे इनवेरेबली जनरेट हाई प्रॉफिट्स। These are used for expansion of diversification of production। अब प्राइवेट सेक्टर में जब तो कुछ हो नहीं पा रहा था, जब से पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जब से आया तब से डाइवर्सिफिकेशन तेजी से होने लगा, अपग्रेडेशन होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा इंडस्ट्रीज का। एमएनसी मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन थे आर टेस्टोनोमी टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर कैपेबल ऑफ रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ द ग्रोथ। और इसी प्राइवेटाइजेशन ने एक बेंचमार्क सेट किया ग्रोथ का आगे जाके। जो अपने पास कंपैरिजन हुआ, कंपटीशन हमें मिला, तो यहाँ हमारा पब्लिक सेक्टर जो था वो पीछे रहा, प्राइवेट सेक्टर ने काफ़ी मेहनत की।
नंबर 4th पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर सोवर्गेनिटी। अब कंज्यूमर सोवर्गेनिटी का मतलब जब आप मार्केट जाते हैं देन यू हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यू हैव टू चूज वन। शूज़ लेने तो इतने शूज़ वो आपको दुकान वाला दिखाता है या फिर आप कई दुकानों पे देखते हैं। देन आफ्टर सीइंग ऑब्जर्विंग शूज़ एट ईच एंड एवरी प्राइस, जो भी पॉसिबल प्राइजेस निकल के आती है सेलर, उसको आपने कंपेयर किया है, तो इट इज़ कंज्यूमर सोवर्गेनिटी की बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपकी चॉइस चलेगी यहाँ। हाई डिग्री ऑफ द कंज्यूमर सोवर्गेनिटी इम्प्लाई वाइडर चॉइस एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ कंज्यूमर अपनी चॉइस के साथ जाके अपनी लाइफ की क्वालिटी को अच्छा कर सकता है, प्राइस वाइज कंपेयर कर सकता है वो डिफरेंट आइटम को। नाउ इम्परेटिव लॉसेस, प्राइवेटाइजेशन से जो सडन लॉसेस होने हुए उसके बारे में देख लेते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द बैड इम्पैक्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन। socialist pattern of the society in which social interest is accorded top priority is left to survive only to theoretical possibilities. It losses its practical relevance on public sector undertaking are sold off to the private entrepreneur. अब पहले पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में क्या था, जो कंज्यूमर था वो ज़्यादा सोवर्गन था, उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा थी एक तरीके से। कंज्यूमर जो था वहाँ मतलब सोशल इंटरेस्ट के बारे में केयरिंग थी, बट जैसे ही गवर्नमेंट ने अपने सेक्टर को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया या उसका चार्ज प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, तो क्या हुआ वहाँ पे द मीन्स टू बाय देम व्हेन प्राइस राइज। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ मार्केट। तो ये तो सेकंड वाला था, सॉरी मैं गलती, फर्स्ट वाला देखते हैं। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज लेफ्ट, तो यहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज जो बनी, जैसे ही सोशलिस्ट पैटर्न था कि यहाँ समाज का भला होगा, बट प्राइवेटाइजेशन करते हैं, ये जो सोशल इंटरेस्ट की बात थी ये एक थ्योरेटिकल बन के रह गया, प्रैक्टिकल रिलीवेंस इसका खत्म हुआ। सेकंड पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन एनकरेज द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन से फ्री प्ले जो था मार्केट में उसको इंकरेजमेंट मिला, बट इन द प्रोसेस goods are produced only for those who have the means to buy them. अब जब मार्केट फोर्सेस की बात आएगी तो गुड्स उन्हीं के लिए बनाया जाता था जो इसको अफोर्ड कर सके, ठीक। तो यहाँ कहीं ना कहीं पर्सनल गेन्स की बात ध्यान में रखी जाती थी। व्हेन प्राइस राइज, जब प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता था, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफर डिप्रीवेशन। तो प्राइस बढ़ते ही जो वीकर सेक्शन था उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे उस प्रोडक्ट के लिए, तो वो ज़्यादा सफरर रहे। सिल्चर ट्रेजेडी इज नोटेबल एविडेंस टू दिस पॉइंट। यहाँ एक सिल्चर जो ट्रेजेडी थी इसके बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। बॉक्स में दिया हुआ है सिल्चर, SIRCI, सेरिकल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है, SICILLA, सिरकिला, सॉरी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सिरकिला, इन आंध्र प्रदेश इज अ स्मॉल टाउन नोन फॉर इट्स पावर लूम इंडस्ट्री। यहाँ पावर लूम इंडस्ट्री थी। दिस इंडस्ट्री इन द मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन। ये टाउन में लिवलीहुड का एक मेजर सोर्स था लोगों के। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में पावर सप्लाई का जो राइट था वो प्राइवेट हैंड में दे दिया गया। इंडस्ट्री लेड टू द सब्सटेंशियल हाइक इन पावर टैरिफ, तो उन्होंने पावर टैरिफ, पावर जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज बढ़ा दिए गए टैक्स से, इम्प्लाइंग एन अनसस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री। इससे इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। कट इन द वेजेस हैव बीन अ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे ही बिजली का चार्ज बढ़ा तो इंडस्ट्री में जो वर्कर थे उनकी सैलरी को कम किया गया। Implying an unsustainable burden on the industry, cut in the wages has been serious consequences, and wages are linked to the production of cloth. Wages का link production of cloth से था, which has suffered a huge decline. इसका नतीजा क्या हुआ कि कपड़े के प्रोडक्शन में ह्यूज डिक्लाइन हुआ।
व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंसेस, जब सब्सिस्टेंसेस से भी कम कर दी गई वेजेस, मतलब अब लोगों का गुजारा नहीं हो रहा था, वहाँ तक उनकी तनख्वाह कर दी गई। व्हाट डू द वर्कर डू, तो वर्कर इस कंडीशन में क्या कर सकते थे? कमिटिंग सुसाइड्स इज कंसिडर्ड एज द डिस्पेरेट ऑप्शन, तो लोगों ने मजबूर होकर यहाँ पे सुसाइड करना चालू किया। दिस इज वॉट द वर्कर डिड इन सिरकिला, मतलब सिरकिला में वर्कर्स का ये जो एक्शन था, दैट इज वाई द सिरकिला ट्रेजेडी इज वेल नोन। अबाउट 50 वर्कर्स कमिटेड सुसाइड विच इज नोन एज द सिरकिला ट्रेजेडी। तो यहाँ 50 लोगों ने अपनी जान ले ली थी इस इंसिडेंट में, इसका विरोध करते हुए। तो ये किस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन से हमें लॉस भी हुए हैं। तो ये सेकंड लॉस था अपने पास। अब ग्लोबलाइजेशन के